जय श्री राम बच्चों, मैं राजेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है इजी पीजी साइंस। बच्चों, मैं लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए चैप्टर लाइट का सेशन 3। हमने इससे पहले 2 सेशंस किए हुए हैं और उन 2 सेशंस में मैंने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कुछ थ्योरी डिस्कस किया हमने। बच्चों, ये सेशन को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पहले वाले 2 सेशंस कंप्लीट करके आए ताकि आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी फार्मूलाज हम लोग आज यूज करेंगे वो समझ में आए। ठीक है, तो बच्चों बिना देरी किए चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग पहला क्वेश्चंस लेंगे। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसके बाद थोड़ा हम लोग मॉडरेट टू हाई लेवल जाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, लाइट enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमें 2 मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, हमें कितने मीडियम दिए हुए हैं? 2। एक है एयर और दूसरा है ग्लास। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.5। ठीक है, तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो बच्चों ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो हमें ये बताएगा कि मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, सॉल्यूशन कर रहा हूँ बच्चों। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बच्चों यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किसका पूछा हुआ है? ग्लास का ना। तो हम लोग देखो मीडियम के जगह पे क्या लिख देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बच्चों याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइट का स्पीड एयर में फिक्स होता है। इतना ही लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो ठीक है, नहीं देगा तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। लाइट ऑफ स्पीड इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है यानी Vg। अब बच्चों मैं क्या करूंगा कि इसको इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया Vg इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है? 1.5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आता है बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना आसान सवाल पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, चलो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। हमेशा याद रखना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, चाहे ग्लास हो चाहे कोई भी मीडियम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो मीडियम देगा उसका स्पीड लिखना है हमें। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं फिर। देखा बाबू, द refractive index of diamond is 2.42. what is the meaning of this statement? ठीक है बच्चों, ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवा दिया है सेशन 2 में। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो कितना दिया हुआ है? 2.42। हमें डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 2.42। इसका मतलब क्या है? मीनिंग पूछ रहा हमसे। तो हम लोग क्या लिखेंगे?
सॉल्यूशन में अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोग को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हम लोग किसके बारे में बात करें, डायमंड के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 10 × 10⁻20 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 2.42। बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको ना मैं डेटा ना यूज करके सी लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2.42 इंटू सी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ है 2.42। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगा डायमंड के अंदर वो कितना टाइम्स कम होगा, 1/2.42 टाइम्स कम होगा। ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के कितना टाइम्स कम है, 2.42 टाइम्स कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट is that the speed of light in diamond is 2.42 less than the speed of light in air। हवा में जो लाइट का स्पीड है उससे कितना गुना कम है बच्चों, 2.42 टाइम्स कम है। ठीक है आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, व्हाट हैपन्स टू a ray of light when it travels from one medium to another medium having equal refractive index। उसके बाद बच्चों इसमें दो पार्ट है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। बोल रहा है स्टेट द cause of refraction, state the cause of refraction। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, what happens to a ray of light when it travels from one medium to another having equal refractive index। मतलब इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आप लोगों को रिकॉल दे दे रहा हूँ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों ध्यान दो, ये हमारे पास एक सेपरेशन है, सेपरेटिंग बाउंड्री मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक मीडियम 1 है और इसके नीचे मीडियम 2 है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग N1 बोल देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बोल देते हैं। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये अपने रास्ते से बेंड हो जाता है। जो इसका ओरिजिनल रास्ता था, जिसका ओरिजिनल पाथ था, उससे क्या हो गया, ये बेंड हो गया, झुक गया। तो ये जो बेंडिंग हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी रे ट्रेवल करता है तो लाइट का क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। लाइट का क्या हो रहा है बच्चों, बेंडिंग हो रहा है। लेकिन कब बेंडिंग होगा, जब ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होंगे। ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे बच्चों, अलग होंगे, डिफरेंट होगा, तब बेंडिंग होगा। लेकिन हमें सवाल में बोल दिया है कि नहीं, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो लाइट का स्पीड जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट का स्पीड क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो स्पीड भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है ना। तो इस सवाल का पहला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि द रे, ए का आंसर क्या हो जाएगा, द रे गोस ऑन विदाउट बेंडिंग। जो रे है हमारा
बिना बेंडिंग के वो सीधा सीधा अपने रास्ते में चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा जवाब क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो बेंडिंग हो रहा है, ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड बदल जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज करेगा। मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जितना स्पीड बदलेगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होता है बच्चों। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड चेंज होगा उतना बेंडिंग दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग बोलेंगे द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन is the difference in the speed of light while passing from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट पास करता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, बदलता है, और उसकी वजह से ये बेंडिंग हो रहा है, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। Name the type of lens that can be used as magnifying glass। Give reason and draw ray diagram to support your answer। ठीक है बच्चों, देखो बोल रहा है नेम द लेंस दैट कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, गिव रीजन एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कुछ इस तरह का, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते थे पहले, तो उस तरह का एक डिवाइस देता था हमें ऐसे करके, और यहाँ पे एक ऐसा देता था राउंड, यहाँ पे एक ग्लास लगा देता था, जिससे हम लोग छोटे छोटे लेटर को ऐसे कर करके बड़ा करके देखते थे। ठीक है ना, या फिर हम लोग सूरज का रोशनी वो करके सूरज धूप में रख के उसको एक जगह पे सूरज का रोशनी को कंसंट्रेट करके पेपर को जलाने की कोशिश करते थे। तो वो जो ग्लास था उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेंस यूज होता है, क्योंकि ये रियल इमेज बनाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द ग्लास used in magnifying glass is convex। ठीक है, the lens used in magnifying glass is convex lens। ठीक है, और रीजन बोलेगा because it form real image of an real image, it can form real as well as virtual and erect image। देखो बच्चों, ये हमें वर्चुअल इरेक्ट भी इमेज बना के देगा और रियल इमेज भी बना के देता है, मैग्नीफाई करके देता है, चीज़ों को बड़ा करके देता है। ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीफाइड भी डाल लो, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसलिए हम लोग मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। ठीक है, फिर डायग्राम बोला हमसे, तो डायग्राम हम लोग को क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाना है। ये हो गया, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर।
कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। और ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस f1, ये हो गया f2, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा 2f2। बच्चों जब भी रे इन्फिनिटी से आता है या फिर पैरेलल आता है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पास करता है? फोकस को। ये सब डिस्कशन हमारा पहले के सेशंस में हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ से भी रे पैरेलल गया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर पास करेगा? फोकस को। और यहाँ पे क्या बन जाता है? रियल एंड डिमिनिश इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग रे डायग्राम बना के शो कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, an object is placed at the following distance from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर, सी में 30 सेंटीमीटर और डी में बच्चों 40 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है? which position of the object will produce number 1 virtual image, number 2 diminish real image, number 3 and enlarge real image, और 4 में an image of same size, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को टेबल वगैरह बना के दिया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का डिफरेंट पोजीशन, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन की वजह से कहाँ कहाँ इमेज बनता है, किस तरह का इमेज बनता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जाके पहले वो 2 लेक्चर देख लें अच्छे से, उसके बाद ये लेक्चर आप देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a following distance from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। हमें एक मिरर दिया हुआ है, कौन सा मिरर दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर। मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं बच्चों? तो मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जो लाइन जाता है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बच्चों ध्यान दो, ये मान लो हमारा फोकस है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो पहले समझते हैं कि वर्चुअल इमेज कब बनाता है कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ध्यान देना, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, कहीं पे हम फोकस पे भी नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को फोकस पे भी नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ रोमन नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन focus and pole, virtual, erect and magnified image is formed, ठीक है बच्चों। बोला क्या कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं कहीं पे, तो इसकी वजह से क्या बनता है? हमारा इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होता है। क्या बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज होता है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि वर्चुअल इमेज कब बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज मतलब बच्चों कहाँ रखना है? यहाँ 15 सेंटीमीटर के अंदर,
यानी यहाँ से लेके इसके बीच में कहीं रखना होगा, तभी जाके हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, 1 है 10, 20, 30, 40। तो बच्चों 15 से कम कौन है, 15 से कम होगा तभी तो इसके बीच में आएगा, 15 से ज़्यादा होगा तो ये तो पीछे चला जाएगा। ये 15 है, मान लो 16 सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे होता 17, 18 ऐसे करके चला जाएगा। तो हमें देखना है कि 15 से छोटा नंबर कहाँ पे, तो 15 से छोटा नंबर 10 सेंटीमीटर में है। तो कैसे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एट 10 सेंटीमीटर इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। तो बच्चों देखो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो ये 15 है, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पे कहीं पे होगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट जो है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ फोकस। तो देखो ये 15 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 30, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा याद रखिएगा 2 गुना होता है, डबल होता है फोकल लेंथ के। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों देखो 15 यहाँ से तो 30 है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर होगा ये 15 से तो ज़्यादा है लेकिन 30 से कम है ना। ये 20 सेंटीमीटर जो है 15 से ज़्यादा है लेकिन 30 से कम है, तो ये 15 और 30 के बीच में कहीं होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, फॉर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ देखना था, सॉरी, डिमिनिश रियल इमेज। दूसरा क्या है, डिमिनिश रियल इमेज बनाना है। डिमिनिश का मतलब होता है बच्चों छोटा इमेज बनाना है, स्मॉल, और वो रियल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रियल। तो बच्चों याद रखना कॉन्वेक्स हमेशा रियल इमेज बनाता है, सिवाय एक एक्सेप्शन ये है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में नहीं रखना है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दोगे ना तो उस केस में इमेज जो है आपका वर्चुअल बन जाता है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में नहीं रखना, बाकी सभी कहीं पे भी रखेंगे इमेज कैसा बनेगा बच्चों, रियल बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या बोल रहा है कि डिमिनिश इमेज बनाना है। यहाँ पे 2 केस है रियल का, रियल का क्या है, 2 केस है। तो बच्चों ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखोगे इमेज को, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। इमेज क्या बनता है, सेम साइज का। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म इज ऑफ सेम साइज। इमेज जो है बच्चों सेम साइज का होगा। ठीक है, इमेज क्या होगा, सेम साइज का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। ऐसे याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ राइट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसका इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और जो भी इस तरफ रखेंगे उसका इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। उसका इमेज कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के दाईं और सॉरी बाएं और लेफ्ट साइड में इमेज कैसा बनेगा, स्मॉलर बनेगा, और राइट साइड जाएंगे तो क्या बनेगा, लार्जर, बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, डिमिनिश बनाना है, रियल बनाना है। तो हम लोग छोटा बनाएंगे ना, तो छोटे के लिए इस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, कहाँ रखना पड़ेगा, इस तरफ। कहाँ रखना पड़ेगा, इस तरफ। और ऑब्जेक्ट देखो बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, 30, तो 30 है, तो यहाँ पे अगर मान लो 25 डिस्टेंस पर 20 पे रख देते हैं, तो 20 पे रखेंगे तो इस तरफ आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब 20 इस तरफ जा रहा है। तो अगर इस तरफ जा रहा है तो वो इमेज कैसा होगा बच्चों, मैग्नीफाइड होगा, वो छोटा नहीं होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, छोटा इमेज चाहिए। जो छोटे इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से ज़्यादा वाला डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो 30 से ज़्यादा वाला डिस्टेंस कौन सा है बच्चों, ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसा है, 40 सेंटीमीटर। तो दूसरा है डिमिनिश इमेज के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया बच्चों, हमने 40 सेंटीमीटर पर रख दिया। अब देखो ध्यान दो, तीसरा बच्चों, अगर आप 30 सेंटीमीटर पर रखते हो, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो, 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हो, 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कैसा होता है, सेम साइज का होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कैसा होता है बच्चों, सेम साइज का, यानी 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का। हम लोग क्या लिख देंगे, 4 में एट 30 सेंटीमीटर
इमेज इज ऑफ सेम साइज। अब बच गया बच्चों एनलार्ज रियल इमेज, ठीक है। एनलार्ज, तो एनलार्ज कब होगा, मैंने अभी बोला इस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कैसा होगा, बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा एनलार्ज। और इस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो भी इमेज रखेंगे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका इमेज कैसा होगा, डिमिनिश, ठीक है ना। उसका इमेज कैसा होगा बच्चों, डिमिनिश। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे एनलार्ज इमेज के लिए, थर्ड at 20 centimeter image form is real and enlarged। 20 सेंटीमीटर पे इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल और एनलार्ज होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज छोटा बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज छोटा बनता है, छोटा बनेगा। ये दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा। आगे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इमेज सॉरी बड़ा बनेगा, यहाँ पे छोटा बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने या फिर आगे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और पीछे रखेंगे तो छोटा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये आज के लेक्चर में बच्चों जो भी क्वेश्चन लूंगा मैं वो सारे थियोरटिकल होंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत ही कम होंगे। और हमारा अगला सेशन जो होगा इस चैप्टर के लिए आखिरी सेशन होगा और उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। What is meant by refraction of light? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, if on applying Cartesian sign convention for spherical lenses, the image distance obtained is negative. The image distance is negative. State the significance of the negative sign, ठीक है। तो बच्चों इसका डेफिनेशन देखो, व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो जो बेंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसका तो आपको डेफिनेशन पिछले लेक्चर में मिल जाएगा या फिर अभी मैंने लिखवाया था बेंडिंग, ठीक है। तो आप वहां से लिख लेंगे। और ये जो सवाल है, इफ ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज द इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन इज नेगेटिव, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। तो बच्चों इसको ना समझाने के लिए मैं दो डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके लिए। एक है कॉन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों ध्यान दो, यहाँ से पैरेलल रेस आया और यहाँ पे आके फोकस करके यहाँ पे इमेज बना गया। यहाँ पे हमारा क्या है, इमेज है, ठीक है बच्चों। और एक है हमारा कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों ये आया रे
और ये रिफ्रैक्ट होके दूर भाग गया, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, वो रेस को ऐसे दूर भेज देता है, ठीक है ना। और जब बच्चों ये आपस में पीछे की तरफ हम लोग खींचेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये जो रेस है यहाँ से निकल रहा होगा या फिर यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब बच्चों ध्यान दो, जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे इमेज का चाहे ऑब्जेक्ट का, वो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ सेंटर से मेजर किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे गया, और ये हमारा रे है, ठीक है ना। तो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा और हमारा मेजरमेंट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो ये जो मेजरमेंट है हमारा, ये नेगेटिव लेना होता है, ये रूल कहता है, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट जो भी मेजरमेंट लेंगे उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यू हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। आपको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखना है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है बच्चों, इस तरह से गया है, और आप मेजरमेंट यहाँ से कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो ये जो मेजर कर रहे हो ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसके उल्टा चल रहा है ना। अगर इसके उल्टा जाएगा तो जो आप मेजर कर रहे थे उसका वैल्यू नेगेटिव में रख देना, यानी यू नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चों ये हमारा इमेज है, मान लो इमेज का मेजरमेंट आप ऐसे ही लोगे ना, इस यहाँ से लोगे तो यहाँ से लोगे तो यहाँ पे जाओगे, ऐसे इस डायरेक्शन में जाओगे, और इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन इसी तरफ था, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गया। तो जब दोनों डायरेक्शन सेम हो गया यानी v का वैल्यू आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर ऑपोजिट ले रहे हो तो वो नेगेटिव ले लेंगे। हालांकि बच्चों इतना याद नहीं करना आप लोग को, ठीक है ना, मैंने इसका ट्रिक लिखवा चुका हूँ, मैं इसका ट्रिक लिखवा चुका हूँ पिछले सेशन में, ठीक है ना। तो लाइट आप यूट्यूब पे सर्च करना, महा रिविजन ईजीपीजी साइंस लाइट पार्ट 2, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में हमने लेंस के बारे में बात किया और पार्ट 1 में मिरर के बारे में बात किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, तो इस तरफ इमेज बना है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो आप मेजरमेंट इस डायरेक्शन में लोगे, मेजरमेंट इस डायरेक्शन में लोगे ना, इमेज का डिस्टेंस नापोगे तो इसी डायरेक्शन में नापोगे, और रे जो है इंसिडेंट रे है ये ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रहा है, तो ये मेजरमेंट क्या हुआ बच्चों, अपोजिट है। अगर ये मेजरमेंट अपोजिट है तो जो हमने वी मेजर किया वो तो नेगेटिव आएगा, और ये जो इमेज बना है ये क्या है, वर्चुअल है कि नहीं। तो बच्चों वी नेगेटिव आने का मतलब होता है लेंस के लिए, ये खासकर लेंस के लिए है बस, वी नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जो इमेज है हमारा, इमेज इज वर्चुअल एंड किधर बन रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट वाले साइड में ही तो बन रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर्म on the same side as that of ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बोला है ना बच्चों, इमेज डिस्टेंस जो है अगर नेगेटिव आया तो इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो v का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, इमेज हमारा वर्चुअल होगा और दूसरा उसी साइड में बनेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अच्छे से इंग्लिश बढ़िया बनाना होगा, क्या लिख देंगे, द नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस सिग्निफाई दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड फॉर्म ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। आपको ये सब याद नहीं रखना है कि ये डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट लेंगे तो पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजरमेंट लेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक जो है बच्चों मैंने लिखवा दिया आप लोग के लिए, ठीक है। आपको जाके एक बार देखना है और उसको थोड़ा सा याद कर लेना है, बस इतना ही मेहनत करना है आपको, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बोर्ड में बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा। मेरे वीडियोस को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है, और आपका बोर्ड्स में 100% में गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 90+ मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज meant by power of lenses? Give its SI unit when two or more lenses are placed in contact.
what will be their combined पावर। चलो बच्चों, बोल रहे व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंसेस। पावर, लेंस के पावर का मतलब क्या है? तो एबिलिटी, लेंस जो है हमारा लाइट को कितना कन्वर्स करा पा रहा है या फिर कितना डाइवर्स करा पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। कोई लेंस अगर लाइट को बहुत ही कम कन्वर्स करा पा रहा है, ठीक है, तो उसका पावर क्या है? बहुत ही कम है। और अगर ज्यादा कन्वर्स करा पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसका पावर ज्यादा है। तो द एबिलिटी टू कन्वर्स, the ability to converse or diverse light ray, a light ray is called power of lenses। ठीक है बच्चों, पावर का ऐसा यूनिट होता है, पावर का ऐसा यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर। लेंसेज के जो पावर होते हैं वो मेजर किया जाता है बच्चों डायोप्टर में। किसमें मेजर किया जाएगा? डायोप्टर में। ठीक है, अब बोल रहा है क्या बच्चों, ध्यान दो, व्हेन टू और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट व्हाट विल बी देयर कंबाइंड पावर। तो ये सवाल है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो बच्चों ध्यान दो, अगर दो लेंस है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा है हमारा कॉनकेव लेंस, ऐसे। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इकट्ठा रख दिया ऐसे टच करके। तो टच करके रखेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका फोकल लेंथ हम लोग बोल देते हैं F1, इसका फोकल लेंथ F2। और ये हमारा क्या है? न्यू लेंस, ये हमारा नया लेंस जो बन रहा है, और इसका फोकल लेंथ को हम लोग बोल देते हैं F। तो जो न्यू फोकल लेंथ होता है बच्चों 1/F1 + 1/F2। ठीक है, और हमें पता है पावर क्या होता है? 1/F। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/F। तो यहाँ पे हम लोग अगर नया पावर लिखना चाहें तो 1/F की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पावर न्यू इज इक्वल टू 1/F की जगह पे P1 + P2। ये हमारा कंबाइंड लेंसेज का पावर हो गया। बस हमें ये लिखना है, क्या बोला है? व्हाट विल बी देयर कंबाइंड पावर। तो इसका जो कंबाइंड पावर है वो कितना हो जाएगा? P1 + P2। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? जब भी आप लोग वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे बच्चों? साइन के साथ रखोगे। किसके साथ रखोगे? साइन के साथ। अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस होगा तो पावर नेगेटिव होगा। ठीक है ना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे और मान लो आपका वैल्यू नेगेटिव आया तो ये जो नया वाला लेंस बन रहा है हमारा, ये कैसा होगा बच्चों? कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो जो न्यू लेंस है वो हमारा क्या आ रहा है बच्चों? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मान लो सॉल्व करने पर आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू इज पॉजिटिव, तो लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू इज नेगेटिव, तो लेंस कैसा आएगा? कॉनकेव लेंस बन के आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और कंसेप्चुअल है बच्चों। ठीक है ना, फॉर द सेम एंगल ऑफ incidence for the same angle of incidence in media P, Q and R, the angle of refraction are 45 degree, 35 degree and 15 degree respectively in which medium will be
will the velocity of light be minimum, give reason। बच्चों हमें 3 मीडियम दिया हुआ है, गिव रीजन। ठीक है, देखो बच्चों हमें 3 मीडियम दिया हुआ है, एक मीडियम का नाम बोल दिया P, एक मीडियम का नाम बोल दिया Q, एक मीडियम का नाम बोल दिया R। तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, मीडियम P हो गया, ये मीडियम हो गया Q और ये मीडियम हो गया R। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, बोल रहा है ना कि इन तीनों मीडियम में से जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मिनिमम किस में होगा। तो हम लोग बोल देते इसमें जो लाइट का स्पीड था वो bp था, इसमें लाइट का स्पीड bq है, इसमें लाइट का स्पीड vr है। तो हमें पहचानना है इसका वैल्यू किस में सबसे कम होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू सबसे कम किस में होगा। हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है बच्चों। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों देखो ध्यान दो, ये नॉर्मल है, यहाँ से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पी में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों कितना है, 45 डिग्री। फिर से क्यू में बना लेते हैं ऐसे ही, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया 35 डिग्री। आर में बच्चों, आर में हो गया 15 डिग्री और ये आई। तो बच्चों देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने नहीं बढ़ाया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने चेंज नहीं किया, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है चेंज हो गया है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब क्या है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम का वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, उस मीडियम का वेलोसिटी कम होगा, और जिसका वेलोसिटी कम होगा उसका डेविएशन बच्चों बहुत ही कम होगा, मतलब अपने ओरिजिनल पार्ट से वो कम डेविएट करेगा। स्पीड v लेस मीन्स refractive index more, that means more bending, उतना झुकाव होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम। बच्चों ध्यान दो, जिस मीडियम में v का वैल्यू बहुत ही कम होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, स्पीड जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, जितना स्पीड कम होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें ये जो बेंडिंग है बहुत ज्यादा होगा, इसमें बेंडिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, और जितना ज्यादा बेंडिंग होगा बच्चों उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा, तो जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका स्पीड कम होगा। समझ में आया बच्चों। तो देखो बच्चों सबसे एंगल कम कहाँ पे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में मिनिमम देखना है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों इसमें 45, इसमें 35, इसमें 15। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम इसमें है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी। मतलब इन तीनों में से सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा था, आर का, फिर क्यू का, फिर पी का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो वी आर लेस देन वी क्यू लेस देन वी पी। तो बच्चों सबसे कम वेलोसिटी कौन से मीडियम में है, आर मीडियम में है, मतलब आर में सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। और सब अगर मैक्सिमम बोल देगा तो बच्चों वीपी। समझ में आया, तो आप रीजन ये लिख सकते हो या फिर ये दिखा के बता सकते हो। एक और तरीका है इसको करने का, स्नेल्स लॉ लगा के। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, ये मिटा दे रहा हूं मैं। एक और तरीका है बच्चों, देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अभी हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। ठीक है बच्चों, ये क्या है, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है।
तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एयर ले लेते हैं, हवा, कुछ नहीं दिया है तो एयर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे बच्चों तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंटू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये 1 यानी साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर इंटू एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से बच्चों देखो साइन आर को नीचे लाते हैं, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, सी बाई बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन के जगह पे बच्चों आप सी बाई बी पुट कर दो, एन के जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी बाई बी। तो यहाँ से देखो बच्चों ये जो साइन आर है साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो साइन आई इंटू वी इज इक्वल टू साइन आर इंटू सी। तो बच्चों देखो ये लाइट का स्पीड हवा में तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं चेंज करता है ना, और साइन आई हमसे क्या बोल दिया है, साइन आई सेम है, हर एक मीडियम के लिए सेम है, तो साइन आई भी नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं बदल रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जो नहीं बदल रहा है इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा v इज इक्वल टू साइन आर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो ये जो साइन आर है मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, b पे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर जो है किस पे प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, v पे, ठीक है। साइन आर किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, v पे, और हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम, क्या पूछा है, मिनिमम कहाँ पे होगा। तो बच्चों जितना आर का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जितना आर का वैल्यू कम होगा उतना हमारा वेलोसिटी कम होगा। तो बच्चों आर का वैल्यू सबसे कम किस में है, 15 में, यानी हमारा मीडियम आर में, मीडियम आर हैज मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो ये भी तरीका है, और जो पहले मैंने बताया था वो भी एक तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे सवाल को, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया हो, जितने भी क्वेश्चन हमने PYQs किए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए सवाल से, और बहुत ही अच्छे सवाल थे जो मैंने चुन चुन के लिया था आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों इसका जो अगला सेशन होगा वो काफ़ी थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, और उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वो हमारे इस चैप्टर के लिए आखिरी सेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो मज़े कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और डू लाइक द चैनल बच्चों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।